नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 और 5.0 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट। इस सीरीज में हम हर प्रश्न को एग्जाम्स के लेवल पर डिस्कस करेंगे और सही उत्तर के साथ एक छोटा सा समान एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ध्यान रखें, प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 1 होने वाला है। चलिए बिना कोई देर के हुए चलते सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करने से भैया, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हर जितना भी आपका बीपीएससी टीआरई 4 का जितना भी टेस्ट कराया जाएगा, सारा टेस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न बताइएगा, मध्यकाल में मंदिरों को निर्माण में कितनी शैलियाँ मौजूद थी? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3। देखिएगा, मध्यकाल 8वीं और 13वीं सदी में मंदिर निर्माण के 3 शैलियाँ बेसर, नागर और द्रविड़ शैली मौजूद थी। याद रखिएगा, 3 शैली आपका प्रमुख थी, याद रखिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, स्त्रियों के असमानता की स्थिति पर पहली बार किसको द्वारा प्रश्न चिन्हित लगाया गया? तो स्त्रियों का असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? तो आपका अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया? तो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। देखिए, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? बताइए, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये आपका मेरठ से आरंभ हुआ था। ध्यान में रखिए, देखिए 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिक में मेरठ छावनी में विद्रोह किया गया था, याद रखिएगा भैया। हर प्रश्न का हम बोले थे शुरुआत में कि छोटा सा आपको सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आप लोग को छोटा सा सोल्यूशन लास्ट में दे देते हैं। तो बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो ये आपका स्थायी बंदोबस्त अपनाई गई थी। ध्यान रखिए, क्या आपका स्थायी बंदोबस्त अपनाई गई थी। देखिए, 1789 में आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक समझौता किया। उसके अंतर्गत द्वारा कंपनी को दिया गया राशि या जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान 9/10 भाग तय कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्न में से समकालीन व्यापारिक नगर कौन सा है? तो निम्न में से समकालीन व्यापारिक नगर कौन सा है? तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए वो आपका कौन है? देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पुहार भी हो जाएगा, उरियेरू भी हो जाएगा और तोंडी हो जाएगा। देखिए, समकाल में पुरहार यानी कि कबरीपट्टनम, उरुयूर और तोंडी तीनों ही महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर और बंदरगाह हैं, इसीलिए एक से अधिक इसका विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है? कौन सा महाजन पद आपका बिहार में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो सबका अंग जो है बिहार में आपका अवस्थित है। देखिए, 16वें महाजन पदों की सूची में स्पष्ट होता है कि अंग, मगध एवं वज्जी महाजन पद बिहार में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर, मनुष्य, पशु और पौधे के अवशेष प्राचीनतम का निर्धारण किस विधि से करते हैं? किस विधि से आपका करते हैं? तो ये आपको याद रखिए, कार्बन 14 के पद्धति से करते हैं। देखिएगा, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष के प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति की विधि से करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, क्योंकि हर एक बीपीएससी के जितना भी टीआरई 4 का आपका टेस्ट कराया जाएगा, जो भी सर करवाएंगे, आप लोग को यही चैनल पे मिलेगा, सिर्फ है ना, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि सूची 1 सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। बताइए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बताइए, मोइनुद्दीन चिश्ती, चलिए मिलान करना। मोइनुद्दीन चिश्ती आपका हो जाएगा अजमेर, याद रखिएगा, अजमेर याद रखना है। बाबा फरीद हो जाएगा आपका पंजाब से इनका संबंधित है, ध्यान रखिए। देखिए, बदानवाज गुशीद राज आपका कहाँ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गुलबर्ग कहाँ? तो आपका 1 में है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार ये आपका हो जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए, कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जनजातीय समाज ब्राह्मणों द्वारा समझाए गए सामाजिक नियमों एवं कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों के विभाजित थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य क्या है, नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, याद रखिएगा।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन कौन सा आंसर होगा या फिर तीनों आंसर होगा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको गौर डालिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग कुछ आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं कीजिएगा। देखिए वस्तुकार कुंबर मल्लम राजराज पेरुथच्चन संबंधित हैं, देखिए किससे संबंधित हैं, तो ये आपका संबंधित है चोल साम्राज्य से। बताइए कैसा नाम लिखा हुआ है, वस्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन संबंधित हैं, तो चोल साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिलान करने वाला, चलिए मिलान करते हैं, चलिए सम्मिलित करना है। देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपका कब हुई थी, चलिए बताइएगा। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपका 13वीं सदी में आरंभ हुई थी। बताइए रानी दीदा कब हो जाएगा, तो रानी दीदा का आपका ध्यान रखना है, तो रानी दीदा का आपका हो जाएगा, रानी दीदा का हो जाएगा 980 से लेकर 1003, 980 से लेकर 1003 कहाँ, तो ये आपका एक में है। तो रानी रुद्रम्मा देवी का आपका हो जाएगा 1262 से लेकर 1289, 1262 से लेकर 1289, 1262 कहाँ है, तो 1262 से 89 आपका ये डी में हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक आपका हो जाएगा 1851 से 38, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, वही ना हम सोचें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न बताइए, गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है, विचार करना, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में देखिए आपका है, उन्होंने 957 से लेकर 997 तक शासन किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, क्या आपका ये सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका निशाना थे संपन्न मंदिर, बिल्कुल आपका सही है। लूटे गए धन बहुत बड़े हिस्सों से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में 2 कथन सही है, 3 और 4 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए अल इदरीसी तथा गिबलॉन्ग द लिशले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीडियो को भैया 1.10x पे देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही होगा या फिर गलत होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन आपका सही है, देखिएगा कौन सा कथन सही है इसके बारे में, 13 नंबर प्रश्न के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। देखिए एक सेकंड भी, इसका सही आंसर कहाँ है, आंसर माफ़ कीजिएगा, देखिए इसका आंसर हम नहीं लिख पाए, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इसका आंसर हमको मिला ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए मोमेनदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मोमेनदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए कुटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना किसके बोल रहा है, मोमेनदार के संदर्भ में, याद रखिएगा। देखिए कथन एक में इसके चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है, क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। कथन 2 में यह कन्नड़ शब्द हैं जिनका अर्थ है एक मुखिया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका प्रयोग 2 से बिल्कुल गलत है, ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है, याद रखिएगा। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न बताइए, सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना। चलिए मिलान करते बताइए, आश्रम का हो जाएगा जीवन का एक चरण हो जाएगा। देखिए जड़ थुरस्त आपका किस में हो जाएगा, जड़ थुरस्त आपका हो जाएगा ईरानी पैगंबर इसमें हो जाएगा। संघ आपका हो जाएगा धार्मिक संगठन, संघ हो जाएगा धार्मिक संगठन। अजेंद अवस्था ये आपका हो जाएगा ग्रंथ, याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो ABCDO, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, तो इसमें से आपको कोई भी कथन सही नहीं है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। बताइए हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका
सही। दू में आपका नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों कथन आपका सही है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, और क्वेश्चन पे अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, प्राप्त अवशेष स्थल है, बताइए गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है। तो ये आपका कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिले हैं। बताइए, चावल, जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े के साक्ष्य आपका कहाँ से मिले हैं, बताइएगा ये आपका कहाँ से मिले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, ये आपको कोल्डी हवा से मिले हैं। कहाँ से मिले, कोल्डी हवा से मिले हैं। बताइए, मिट्टी पर खुरों के निशान आपको कहाँ से मिले, तो आपका महागढ़ से मिला है। ध्यान रखिए कहाँ, महागढ़ से मिला है। देखिए, गेहूँ और दलहन का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है, तो आपका गुफ कराल में मिला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न बताइए। सूची 1 और सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। बताइए, कृषि का आरंभ आपका कब हुआ था, तो कृषि का आरंभ जो आपका 1800 वर्ष पूर्व में हुआ था। 1800 वर्ष 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था, माफ़ कीजिएगा भैया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर आपको कौन सा था, बताइए कब ईसा पूर्व में हुआ मिला था, तो इनका मिला था आपका 4700 ईसा पूर्व। 4700 ईसा पूर्व यानी कि आपका यहाँ हो गया दो में। मतलब गंगा घाटी में नगरों का उदय आपको कब देखने को मिला था, ये आपको, तो ये आपको देखने को मिला 2500 ईसा पूर्व में, और बाकी आपका वर्तमान समय आपका 2000 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा भैया, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे आता है। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। क्या, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस स्थानों पर मानव विकास के प्रमाण मिले हैं, बताइए उपयुक्त में से किस स्थानों पर मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। क्या नर्मदा नदी घाटी पर आपको मिले हैं, बताइएगा क्या आपका इस पे मिले हैं, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ मिले। देखिए, उत्तर पश्चिमी में सुलेमान एवं खिचर पहाड़ियाँ बिल्कुल मानव निवास करते थे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ में बिल्कुल आपका मानव निवास करते थे, एक प्रमाण मिले हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ में मानव निवास का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, यहाँ से भी हुए, चारों सबका हुए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों में आपका जो है सो क्या हुआ था, चारों में आपका मानव निवास प्रमाण प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। बताइए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो आपका ज्योतिबा फुले हैं। याद रखिए कौन है, ज्योतिबा फुले। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी, याद रखिएगा। कब लिखी थी, तो 1873 में। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, तो किस वर्ष जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, तो ये आपका 1764 में किए थे। याद रखिए कब किए थे, 1764। देखिए 1764 में जॉन के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न होते हैं। किस प्रकार का झंडा विरसा राज का प्रतीक था, बताइए किस प्रकार का झंडा विरसा राज का प्रतीक था, तो आपका सफ़ेद झंडा था। याद रखिए क्या था, तो सफ़ेद झंडा था। देखिए 1897 में जेल से लौटे के बाद बिरसा मुंडा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने के लोगों के उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का प्रयोग किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए अरावनों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा मुंडा के अनुयायियों में दीकू यूरोपियों को सत्ता का एक प्रतीक निशाना बनाने के लिए उन्हें थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों के संपत्तियों पर धावा बोल दिया, और सफ़ेद झंडा बिरसा मुंडा का प्रतीक था। याद रखिएगा, पूरा सोल्यूशन इसका हम आप लोग को बता दिए हैं। चलिए अगला 24 नंबर प्रश्न है। 19वीं सदी के अंत तक निजी खेती व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी, तो 19वीं सदी के अंत तक निजी खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी, तो ये आपका आते थे 25 से। ध्यान में रखिए। देखिए 19वीं सदी के अंत में बंगाल
मालिक निजी खेती में क्षेत्रफल फैलाने के लिए क्या हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, याद रखिएगा। चलिए 50, अगर आप 25 नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मिलान करके इसका आंसर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग नहीं बताइएगा तो हम ही बताते हैं। भारतीय रियासत हैं और आपका विलय वर्ष बताए। सतारा का विलय वर्ष आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा सतारा का आपका विलय वर्ष जो हुआ था, एक सेकंड इसका बिना देखे हुए आप लोग को मिलान करना। चलिए तो सतारा का आपका विलय वर्ष कब हो जाएगा, तो सतारा का विलय वर्ष आपका 1848 हो जाएगा। कब, 1848 में आपका विलय हुआ था। बताइए संबलपुर का विलय आपका कब हुआ था, तो आपका 1849 में, तो 1849 में हुआ था। तो उदयपुर का विलय कब हुआ था, तो आपका 1852 में। कब हुआ था, 1852 में हुआ था। नागपुर का आपका विलय कब हुआ था, 1853 में हुआ था। ये आपका सारा भारतीय रियासत हो गया और ये आपका विलय वर्ष हो गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 26 नंबर पर प्रश्न बताइएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। 1757 में प्लासी युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, किसने नेतृत्व किया था, तो ये आपको रॉबर्ट क्लाइव किए थे। ध्यान रखिए कौन किए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव किए थे, याद रखिएगा। अगला 27 नंबर प्रश्न बताइए। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है, तो ये अवधारणा आपका ध्यान रखिए ये बहुत उबाऊ है, बिल्कुल सही है। इनमें से बस तारीखें रटते चले जाओ, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और बी आपका दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। उभरते हुए उद्योग सनप्राइज उद्योग के नाम से भी जाने जाने वाले किससे संबंधित उद्योग शामिल हैं, तो किसमें आपका शामिल है, तो ये आपका शामिल ध्यान में रखिए। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों में आपका शायद आपका तीनों में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइए सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है। सूची 1 में आपका कृषि दिया हुआ, सूची 2 में आपका उत्पादन दिया हुआ। क्या करना है, मिलान करना है। बिना ऑप्शन देखे हुए चलिए मिलान करते हैं। सब देखिए तो सब पता है, सेरिकल्चर कल पढ़ा था। सेरिकल्चर का हो जाएगा आपका रेशम उत्पादन, क्या होगा, रेशम उत्पादन हो जाएगा। बताइए पिसीकल्चर का आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से उत्पादन है। कैसे इससे होता है, मत्स्य पालन, एक में हो जाएगा। बताइए विटीकल्चर का आपको किसे, विटीकल्चर में हो जाएगा, देखिए द्रास कृषि अंगूर उत्पादन, अच्छा उसको रहने दे। बताइए देखिए हार्टिकल्चर का हो जाएगा आपका उद्यान कृषि, और ये आपका हो जाएगा द्रास कृषि, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग एक बार याद कर लीजिए, ये सारा आपका कृषि हो गया और ये सारा आपका उत्पादन हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए क्योंकि हर 10 प्रश्न के बाद हम लोग बोलेंगे कि भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं भैया, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। वीडियो को 1.15 या 1.5x पे जरूर देखिए। वीडियो का स्पीड थोड़ा सा हम बोल रहे हैं बार बार बढ़ा लीजिएगा। प्राकृतिक गैस देखिए, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद स्पीड बढ़ाइएगा तो बढ़िया रहेगा। क्या होता है बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके कारण स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो वो मैनेज हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, तो ये आपका पेट्रोलियम के साथ में पाई जाती है। ध्यान में रखिए, देखिए प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है, याद रखिएगा। 31 नंबर पर बताइए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे निकाला जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है, तो ये आपका प्रवेधन के तहत आपका जो है निकाला जाता है। देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है जिसे प्रवेधन कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रवेधन कहते हैं, याद रखिए प्रवेधन कहते हैं। 32 नंबर पर पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, तो आपका कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो आपका समय और प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए पदार्थों का संसाधन में परिवर्तन कर सकने वाले दो महत्वपूर्ण कारक समय और प्रौद्योगिकी है, याद रखिएगा भैया। अगला 33 नंबर पर मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि उपयुक्त में से कोई भी आपका इसमें जो पाई नहीं जाती है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला 34 नंबर पर देखिएगा। देखिए सुनामी आने का कारण है, तो सुनामी आने का
कारण है, सुनामी आने का कारण आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए समुद्र तल के नीचे भूकंप आना बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार बिल्कुल सही हो जाएगा, जल के नीचे क्या, जल के नीचे आपका भूस्खलन, ये भी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए उपयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही अधिक से कम क्रम कौन सा है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी कि अधिक से कम क्रम कौन सा है? क्रम कौन सा? देखिए पहला आपका हो जाएगा नाइट्रोजन 78% हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा आपका आर्गन, यानी कि आर्गन यहाँ ही खत्म हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में, अब उसका हो जाएगा आर्गन, उसके बाद हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए नाइट्रोजन में कितना 78% हो जाएगा, जिसमें कि आपका गैसों कितना गैस पाया जाता है? तो 78%। ऑक्सीजन में आपका 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, आर्गन में 0.93% पाया जाता है, और आपके कार्बन में 0.03% पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। चलिए बिना आंसर देखे हुए मिलान करना है। क्या करना है? बिना आंसर देखे हुए मिलान करना, तब थोड़ा सा मजा आएगा करने में। देखिए अंतर्भेदी आग्नेय सेल, आग्नेय सेल आपको किस में? तो ग्रेनाइट में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? ग्रेनाइट में। ये सब क्वेश्चन में भी ये टाइम नहीं लेना है, ग्रेनाइट में हो जाएगा। बताइए वही वेदी आग्नेय सेल, आग्नेय सेल आपका किस में? तो बेसॉल्ट से निर्मित हो जाएगा। किस हो जाएगा? बेसॉल्ट हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, बेसॉल्ट हो जाएगा। बताइए अवसादी सेल, अवसादी सेल आपका किस में हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा चूना पत्थर में। किस में हो जाएगा? तो चूना पत्थर में। केंद्रिक सेल आपका हो जाएगा स्लेट में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, डी बोल रहे हैं भैया, माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 37 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। क्या आपका ये सही है? बताइएगा क्या आपका ये कथन सही है? तो बोलिएगा आप लोग जी भैया बिल्कुल सही है। दो में वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, बिल्कुल आपका ये भी सही है। पादप में जीव जंतुओं मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये आप लोग को बताना है अभी यहाँ पर। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र के तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, याद रखिएगा। 39 मीटर। देखिएगा उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस किस असल संधि से द्वारा जुड़े हुए हैं? मतलब उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस जल स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं? किस स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं? उनका पनामा, पनामा के तहत आपका जो है सो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए पनामा जल संधि, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी, उत्तरी अमेरिका एवं एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। अगला 40 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? बताइए सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है? तो आपका 22 दिसंबर को पड़ती है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है निष्कर्ष। कथन एक में है, कथन आर है। कथन एक में क्या? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देती है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक जो है आपका कथन एक और दोनों आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। क्या कारण आर सही है? ध्यान रखिएगा कारण आर भी जो है आपका दोनों ये भी सत्य हैं, दोनों भी सत्य हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो देखिए दोनों तो आपका सही है, वहाँ देख लिए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों आपका सही है और आर सही व्याख्या आपका करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान करें। उपयुक्त में से सत्य कथन का पहचान करें। ऊपर में भी वही पढ़े थे, नीचे भी वही पढ़ दिए हैं। बताइए सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। नए चंद्रमा की रात्रि
समस्या होती है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन से स्थान पर, बताइए। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन से स्थान पे हैं? तो आपका प्रथम स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। मतलब इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? मतलब इनमें से कृषि आधारित उद्योग आपका कौन है? तो ये आपका वस्त्र उद्योग है। बताइएगा, हुगली हुडी जन किसका उत्पादन होता है? तो हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो आपका सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर जल, सॉरी, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? कितने भाग पर आपका स्थल है? देखिए, किसके स्थान पर आपका स्थल है? तो आपको 29% पर आपका जो है सो स्थल है। क्योंकि हुगली जल का किसका उत्पादन करता है? तो आपको किसी का उत्पादन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए, केरल में नहीं पाया जाता है, मतलब केरल में क्या नहीं पाया जाता है? तो केरल में आपका जूट जो है सो नहीं पाया जाता है। कहवा आपका काजू और केरल में पाया जाता है, लेकिन जूट आपका केरल में नहीं पाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न बताइए, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर में किए थे कि कितना ऑक्सीजन मात्रा किसका है। सो ध्यान रखिएगा, 20.99% हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है, सबको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। बताइए, भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है? बताइए, भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है? तो आपका शियार कहलाता है। क्या कहलाता है? शियार। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया। चलिए, क्या कहलाता है? तो शियार कहलाता है, याद रखिएगा। तो भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? शियार कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 फिर बताइए, गन्ना उत्पादक जिले हैं, गन्ना उत्पादक जिले आपका कौन कौन से हो जाएंगे? तब तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, 52 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा तो भैया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बहुत सबसे अधिक गर्मी जो है सो आपका कहाँ पड़ती है, बताइएगा। तो उष्ण कटिबंधीय में पड़ती है, ध्यान रखिए। कहाँ? तो उष्ण कटिबंध में पड़ती है, ध्यान रखिए, सबसे अधिक वर्षा, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे अधिक गर्मी उष्ण कटिबंधीय में पड़ती है, कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिएगा, 53 नंबर प्रश्न बताइए, जीवन पनपात है? जीवन पनपात है? जीवन पनपात आपका हो जाएंगे जैव मंडल पर। कहाँ हो जाएगा? तो जैव मंडल पर हो जाएंगे। 54 नंबर प्रश्न बताइए, सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति आपका गोल है। कैसा है? तो सूर्य की आकृति आपका गोल है। सौर परिवार के सभी सदस्यों प्रायः सूर्य के प्रकाश के प्रति होते हैं, प्रकाशित होते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य की कई गुना बड़ा है, ध्यान रखिए। पृथ्वी से सूर्य तो बहुत गुना बड़ा है ही। अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारतीय महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि उसमें असत कथन कौन सा है, यानी कि इसमें गलत कथन आपका कौन सा है। बताइए, कौन सा कथन इसमें से आपका गलत है। तो याद रखिएगा। देखिए, आपका एक में सन 2006 में कानून बना है कि जिसके घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानून सुरक्षा दी जा सके। बिल्कुल आपका सही, दो आपका सही नहीं है। 1980 के दशक में देश भर के महिलाओं संगठन ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो इसमें कौन बोला कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद हम भी जनता के उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख कारकों पर विचार करें। कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका असत है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसमें देखिए, आपका कोई भी गलत इसमें से आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की काफ़ी कम होती है। बिल्कुल आपका सही है। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारीय बीमारियां जल जनित होती है, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि। बिल्कुल सही है।
तो देखिए भारत में 50 बच्चे अल्प शोषण का शिकार हैं, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में हर मलेरिया की केवल 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखिए भैया, आप लोग थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 2 कथन और 3 कथन आपका गलत है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे कौन सा सही है। हम जो बोलते चल गए वो आप लोग विश्वास कर लिए। 2 और 3 आपका गलत है, इसमें कौन सा सत्य है? 2 और 3 आपका सत्य है। 2 और 3 आपका किसमें है? तो इसमें नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर। और लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और फिर से खुद से देखिएगा थोड़ा सा क्या उसमें दिक्कत हो रहा है। सो जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए अपनी आवश्यक है। अपने स्वच्छ पानी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए अपनी आवश्यक है? स्वच्छ पानी तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, देखिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में कई कदमों में यह कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से है, याद रखिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जाओ, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी तीनों आपका सही है। अगला 58 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए भारतीय संविधान का कोई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही, यहाँ सही कथन बोल भी रहा था। देखिए हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल आपका सही है। भारतीय संविधान के कानून शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। चलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें एक डाउट आपका है कि देखिए आपका आंसर दिया हुआ कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ तीनों सही लग रहा है, लेकिन तीनों में से एक आपका जो है गलत है। ध्यान रखिए, एक आपका क्या है? गलत है। देखिए संविधान के किसी देश से आधार पर लिया गया प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला? लिया गया प्रावधान नहीं। भारतीय संविधान में कानून का शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर भी थोड़ा सा स्टार मान देता है, इसका थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा खुद से। 59 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए 1 में 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। केवल भारतीयों को लेकर लेकर बढ़ने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई, जो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि बिल्कुल आपको गलत है। दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया है, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कौन सा आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 60 के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन आपका सही है? सही ना बोल रहा है? हाँ, कौन सा विकल्प आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही। देखिए एक में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, जो बिल्कुल आपका सही है। मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक हैं, बिल्कुल सही है। कि सभी मौलिक अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति का उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में केवल 1 और 2 आपका सही है। 1 और 2 आपका किसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी? तो आपको 13 अप्रैल 1919 को आपको घटित हुई थी, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संसद में केवल राज्यसभा व लोकसभा होती हैं,
क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो क्या कथन एक आपका सही, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है, यानी कि ये सही है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है? तब तक शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है सो मूल अधिकार में शामिल किया गया है, ध्यान रखिए। 65 हमारा प्रश्न देखते हैं। कथन एक है, कारण आर भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, और कथन कारण आर में आपका भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों पर सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा 19 और 22 में है। देखिए समानता का अधिकार आपको किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 14 और 18 अनुच्छेद में है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 23 से 24 अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें? तो 32 और 35 के अनुच्छेद में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 हमारा प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारियों में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो ये आपका संवैधानिक उपचार को किया गया है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार को किया गया है, और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार को किया गया। ध्यान रखिएगा, आपका 3 और 4 को आपका किया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, खुद से भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कथन एक है, कारण आर है, संविधान नियमों का समूह होता है। संविधान नियमों का समूह होता है, कारण आर में इसे देश के संचालन की पद्धति विकसित होती है, विकसित होती है। याद रखिएगा। तो देखिए कथन ए और आर दोनों आपका सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए और आर आपका दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला 69 नंबर प्रश्न देखिए, सूचीबद्ध में क्या सतत विकास लक्ष्य है और क्रम है, बताइएगा। चलिए इसका मिलान करिए। तो उचित कार्य, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, तो आपका ये किस में जाएगा? तो ये आपको जाएगा 8 में। इसका क्रम क्या है? 8 है। जिम्मेदारी में उपयोग और उत्पादन के क्रम क्या है? तो इनका क्रम आपका है 12। कितना है? तो 12 है। तो गुणवत्ता शिक्षा, इनका क्रम कितना है? तो आपका 5 है, और लैंगिक समानता आपका 4 है। इसीलिए इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। सूची 1 में आपका सतत विकास है, और सूची 2 में का लक्ष्य है। मतलब गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य क्या है? गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य आपका है लक्ष्य 4 है, ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक समानता का सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य आपका 5 है। क्योंकि जल एवं स्वच्छता सतत विकास का लक्ष्य आपका क्या है? तो इनका लक्ष्य आपका 6 है, और उत्तम इसका हो जाएगा 3। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, इस क्वेश्चन को याद करना बेहद जरूरी है। देखिए अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही विकल्प है? बताइए, अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? जब कोई अपने कार्य के लिए अच्छे अपेक्षित मान्यता या स्वीकृत नहीं पाया जाता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर पर बताइएगा, ओडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आउट पेमेंट्स डिपार्टमेंट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदान किए गए समानता का अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जा सकता है? तो आपका विधि के द्वारा करा जाता है, और सरकारी योजनाओं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। प्रश्न नंबर 75 की ओर बताइए, भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? मतलब भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में
परिलक्षित होती है। किन किन रूपों में होती है, तो आपका ध्यान रखिएगा, आपका भाषाई एवं खनन पान के रूप में होती है और आपका संस्कृति एवं धार्मिक रूप में होती है। ध्यान रखिएगा, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न बताइएगा, नगर निगम प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, तो आपका नगर युक्त द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 77 की। कथन 1 है कारण है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा, तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल आपका ये भी सही है। देखिए, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी आपका करता है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। प्रश्न नंबर 78 देखिए, कथन 1 है कारण आ रहा है, ग्राम सभा का एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यवसायकों की सभा होती है। क्या कथन 1 आपका इसमें सही हो जाएगा, तो कथन 1 का तो आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो तो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ध्यान रखिए, क्या कहता हो सकता है, तो आर आपका जो है बिल्कुल गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भाग का राज्य बना है। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना है। तो तेलंगाना आपका जो 29वां राज्य बना है। ध्यान रखिएगा। संविधान देखिए 80वां प्रश्न देखिए, आज का आखिरी प्रश्न होने वाला, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। ध्यान रखिए, संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया, तो 5 प्रकार का आपका स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। देखिए, आप लोग सोचिएगा इसमें मैथ नहीं आया है, तो इंग्लिश नहीं आया, तो ये आपका देखिए क्लास 6 से लेकर आपका 8 तक है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का ये आपका सिर्फ हुआ। किसका हुआ, तो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक है, याद रखिएगा इसको। तो वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सेट नंबर 2 देखेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच।